जो चैप्टर है आपका, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मतलब फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल करके ऐसा एग्ज़ाम होता होगा, तो ये आपको दोनों में पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसे ध्यान से देखिए, मैं आपको बेसिक से लेकर हर एक लेवल तक आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि सब कुछ इसी के थ्रू होने वाला है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग करते हैं वो हमारा क्या क्या सॉल्व करना होता है। तो एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं ABC। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को क्या क्या किस किस के बारे में पढ़ना होता है, तो हमें पढ़ना होता है साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में, कोसेक थीटा के बारे में, सेक थीटा के बारे में और कॉट थीटा के बारे में। बस आपको बस ये सब के बारे में जानना है, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आपके जो बोर्ड का जो सिलेबस है इसमें इतना ही कुछ जानना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई एंगल है थीटा, और ये तो हमारा 90 डिग्री है। तो हमें बस ये हमेशा याद रखना है कि जो जिस एंगल पे लेकर हम लोग ये मतलब साइन का या फिर कॉस का वैल्यू निकालेंगे, तो मान लिए इस एंगल को हम लोग ने थीटा नाम दिया, तो इसके सामने वाला जो हमारा साइड होगा वो हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसे हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और जो 90 डिग्री होता है, जहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बनता है, इसके सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है, जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को P से डोनेट करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये जो हमारा ये बचा ये हमारा कहलाता है बेस, जिसे हम लोग B से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन थीटा होता क्या है। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं P/H। और जो आप हम देख सकते हैं कि P इक्वल टू हमारा क्या है, P इक्वल टू हमारा साइड है AB, और जो H हाइपोटेनस का जो साइड है वो हमारा हो गया AC। तो यहाँ से जो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग ने फाइनली जो जाना वो होता है साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा P/H। उसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस इक्वल टू हम लोग ने बी से डिनोट करना है, हाइपोटेनस को H से, और बेस का जो साइड है वो हमारा क्या है इस ट्रायंगल में BC, और जो H है वो हमारा है AC। तो यहाँ से जो हम लोग जानेंगे कि cos थीटा इक्वल टू हमारा हमेशा क्या होता है B/H। उसके बाद आता है, हमने साइन के बारे में पढ़ लिया, कॉस के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टेन के बारे में। तो जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू हमारा हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर इक्वल टू हमने हमेशा जाना है कि इसे P से डिनोट करते हैं, बेस को B से। तो P इस ट्रायंगल में आप लोग देख सकते हैं कि जो P है वो हमारा क्या है AB है, और जो बेस है वो हमारा है BC। तो यहाँ से क्या हम लोग को याद रखना है कि टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता है P/B। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या जान गए कि साइन थीटा इक्वल टू हमारा हमेशा होता है P/H, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। ये हमेशा हमें याद रखना है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हमें हमेशा ये याद रखना है, एक साइड में आप पहले लिख लीजिए कि जो साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। साइन थीटा P/H होता है, कॉस थीटा जो होता है वो हमारा B/H होता है, और जो टेन थीटा होता है वो हमारा होता है P/B। तो हम लोग ने ये तीन के बारे में पढ़ लिया। अब जो बचा क्या क्या हमारा बचा कोसेक थीटा, सेक थीटा और
कॉट थीटा। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये इसका वैल्यू क्या क्या होता है। तो कॉसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें लिखा हुआ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जस्ट अपोजिट। मतलब कुछ दिख रहा है कि दोनों में सेम जैसा कुछ दिख रहा है, बट ये उल्टा है। तो बस हमें यही याद रखना है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो h/b होता है और ये हमेशा साइन थीटा का अपो इक्वल टू 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि h/b, अरे सॉरी p होगा, h/p जो कि हमारा अपोजिट होता है साइन थीटा का। तो यहाँ से हमें याद रखना कि कॉसेक थीटा h/p होता है। उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं h/b। तो आप इसको फिर से ध्यान से देखिएगा। तो देखिए उसमें क्या था हाइपोटेनस अपॉन बेस और ये क्या है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसमें क्या रिलेशन निकल रहा है, ये सेम बस अपोजिट है किसके, कॉस थीटा के, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्स। तो कोसेक थीटा हमारा साइन थीटा का इन्वर्स होता है, सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का इन्वर्स होता है, और जो हमारा लास्ट बचा वो क्या है कॉट थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसे हम डिनोट करते हैं b/p से। और ये जो हमारा होता है वो टेन थीटा का इन्वर्स होता है। देख सकते हैं आप कि कॉट थीटा इक्वल टू हमने लिखा है बेस बाय परपेंडिकुलर, और यहाँ पर देखिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये दोनों इन्वर्स है। तो यहाँ से हम ये पता चल गया कि साइन थीटा हमारा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, टेन थीटा p/b होता है, कोसेक थीटा h/p होता है, सेक थीटा h/b होता है, और कॉट थीटा b/p होता है। तो यहाँ से जो हमारा फाइनली जो सारा एक्सप्रेशन क्या क्या निकलता है आप एक साथ देख सकते हैं। यहाँ से निकला साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h, टेन थीटा इक्वल टू p/b। और हमने बताया था कि और ये जो इसका उल्ट इन्वर्स क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या करना है इन्वर्स होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया h/p। कॉस का इन्वर्स क्या होता है सेक थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं h/b। और टेन का जो इन्वर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, जो हो गया b/p। तो बस ये 6 फार्मूला जो है, 6 एक्सप्रेशन जो है, ये आपको बहुत ही काम आने वाले हैं पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट में। तो बस हमें ये अभी याद रखना है कि साइन का जो वैल्यू होता है वो p/h होता है, कॉस का b/h, टेन का p/b, कॉसेक का h/p, सेक का h/b, और कॉट थीटा इक्वल टू b/p। और ये जो हमने आपको पढ़ाया कि साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में, कॉसेक थीटा के बारे में, सेक थीटा के बारे में, और कॉट थीटा के बारे में, तो इसे याद करने का क्या क्या एक ट्रिक है। तो एक सिंपल सा ट्रिक है जिसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो कि मतलब आप कभी भी भूल गए कि साइन और कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो बस ये लाइन को आपको याद रखना है। तो ये लाइन है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लू। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लू। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सर ने लिखवा दिया, लेकिन इसे याद कैसे, मतलब इसका यूज़ कैसे है। तो इसका सिंपल यूज़ क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए। तो हमें याद रखना है कि जो ये सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लू, इसका यूज़ कैसे करना है। तो जो सम है, सम मतलब आपको याद रखना है जो इसका फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट लेटर इस वर्ड का एस, तो वो हो गया हमारा साइन थीटा। तो जो साइन थीटा इक्वल टू हमारा होगा वो हो जाएगा, तो हमें क्या पता था साइन थीटा इक्वल टू p/h,
तो बस यहीं से हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ से क्या निकलेगा, एस इक्वल टू पी बाई एच, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी बाई एच। उसी की तरह सी का यूज़ मतलब आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से कोरिलेट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, बी बाई एच। उसके बाद फिर आप यहाँ टेन का कैसे सोचेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न्स का जो पहला लेटर है वो है टी। तो टी इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ से हम कोरिलेट करेंगे तो पी बाई बी। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू हो गया हमारा पी बाई बी। और हमने पहले भी बताया था कि साइन का हमेशा इन्वर्स होता है कोसेक, तो जस्ट इसका इन्वर्स लिख देंगे एच बाई पी। इसको रिवर्स कर दिए तो एच बाई पी हो गया। कॉस का उल्टा होता है मतलब रिवर्स होता है सेक, तो ये हो गया एच बाई बी। और टेन का जो इन्वर्स होता है वो होता है हमारा कॉट, तो यहाँ से हो गया बी बाई बी। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसे याद रखिए। क्या याद रखना हमेशा, बस ये लाइन, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लू। और यहाँ से जब इसको हम ध्यान से देखते हैं तो एक रिलेशन हमें पता चलता है क्या, कि जो साइन थीटा है वो हमारा क्या होता है, इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा है वो हमारा किसका इन्वर्स होता है, सेक थीटा का। और जो टेन थीटा होता है वो हमारा इन्वर्स होता है कॉट थीटा का, ठीक है। तो आप ये देख भी सकते हैं और इसे याद भी रख सकते हैं। जैसे हमने बोला साइन इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। तो इसको आप एक एक्सप्रेशन के तौर पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन इंटू कोसेक 1 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आप ये सब याद नहीं रखना है, बस इसको आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ होने वाला है। तो ये हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू हमेशा 1 बाई कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो हमारा 1 बाई कॉट थीटा होता है। और जो इस ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग को मतलब जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे होगा, ठीक है। सब इस पे बेस्ड रहेगा। तो हमने एक ट्रायंगल लिया था ए बी सी, तो मान लेते ये एक एंगल थीटा था और इसी के बेस पे हमने साइन कॉस टेन सारा जितना भी था सबका हम लोगों ने वैल्यू जाना, ठीक है। और इसके दरमियान मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया, अब जो क्वेश्चन बनाएंगे तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोगों ने पहले भी इसका नाम शायद सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो हमने पहले आपको क्या बताया था कि जो हमारा एंगल थीटा है, थीटा का जो सामने वाला जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर, जिसे पी बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसे हम हमेशा क्या बोलता है, हाइपोटेनस। और ये जो बचा क्या बचा, ये बेस बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखिएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्वेश्चन में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया है उसके बेस पे। हाँ, तो चलिए एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है उसका यूज़ इस पर कैसे करना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन tan A इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। तो हमारा गिवन क्या दिया, पहले आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, पहले गिवन हमेशा लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो गिवन है आपका tan A इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो चलिए पहले एक हम लोग इसको बताया था पहले भी आपको कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी साइन का कॉस का वैल्यू निकलेगा वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल पे निकलेगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए बी सी। आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि सर ए बी सी होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा ए है वो एंगल है, ठीक है। तो वो एंगल ये हो सकता है,
यदि ये एंगल होगा तो ये आपको हमेशा पता है ये 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 90 नहीं लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, तो हमेशा याद रखिए या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो आप यहाँ से भी बोल सकते थे ABC ट्रायंगल या ABC, ठीक है। तो आप इसको मान के रखिए ये एंगल एक थीटा है, ठीक है। ये आपका 90 है और ये आपका C पॉइंट है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो थीटा का जो सामने वाला साइड होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं P 90 डिग्री। ये इसके सामने वाला को बोलते हैं हाइपोटेनस H, और बचा क्या P है, H है, तो ये हमारा हो गया बेस। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि P कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है। आराम से आप किसी भी ट्रायंगल में ये आराम से राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है हमारा tan A = 4/3, मतलब tan है, यानी कि ये आप A बोलिए या थीटा बोलिए एक ही है। क्वेश्चन में बस A लिख दिया, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए tan A दिया हुआ 4/3, तो हम लोग क्या जानते हैं। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हम लोग मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था कि जो tan थीटा होता है वो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि tan A, या यहाँ पर थीटा लिखे या A लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में ये बोला है तो A ही रखते हैं। तो tan A इक्वल टू होता है हमारा P/B। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 में LHS हमारा दोनों का सेम है, तो यहाँ से हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या इक्वेशन निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से क्या निकला, दोनों साइड तो कॉमन है, तो यहाँ से क्या निकला, जब LHS दोनों का सेम है तो RHS भी सेम ही होगा। तो P/B इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो P का वैल्यू है वो हो जाएगा 4, और यहाँ पे डायरेक्ट 4 नहीं, यहाँ पे एक मतलब एक नंबर होगा जिसको हम बोलते हैं x, जो हमारा x जो है वो हमारा कोई भी एक x इज पॉजिटिव इंटीजर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि P = 4 और B = 3, ये आपको हमेशा याद रखना है कि P = 4x मान लिया और B = 3x, ऐसे ही आपको हमेशा लिखना है, ठीक है। तो जब आपको पता है P = 4x है, B = 3x है, तो मैंने याद है आपको पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, अब उसका यूज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, यानी कि आपको इस साइड का वैल्यू पता है, इस साइड का वैल्यू पता है, लेकिन इसका आपको वैल्यू कहीं से नहीं दिख रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम में एक लास्ट ऑप्शन है जिससे हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² = P² प्लस B², और h तो हमें निकालना ही है h²। तो P का जो वैल्यू था वो हमारा क्या था, P का जो वैल्यू था वो 4x है और B का 3x है, तो 4x² प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो h² आया वो हमारा क्या, 4x का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x² और 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x²। तो यहाँ से जो h² का वैल्यू आ गया कितना हो गया, 16 + 9 25x²। तो ये जो h इक्वल टू क्या हो गया हमारा √25x²। तो जब रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5x। तो जो h का जो वैल्यू है वो हमारा निकल गया। तो यहाँ से क्या क्या हमें पता चल गया कि P का वैल्यू हमारा 4x, जो कि पहले से हमें पता है, B = 3x और h इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 5x। तो हमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो अदर क्या क्या बचा, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल है, मतलब इस एंगल ए का यूज़ करके जितना भी है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकालना है। तो क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना है, साइन थीटा का, साइन ए के बारे में का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, टेन ए का वैल्यू निकालना है, कोसेक ए का वैल्यू निकालना है, सेक ए का वैल्यू निकालना है, और कॉट ए का वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन में तो tan ए का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है, तो बचा क्या गया साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो चलिए क्या करके सारे का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए इक्वल टू होता है हमारा
या साइन थीटा बोले या साइन ए बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या करते थे, पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी कि पी का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 4x और h का वैल्यू है 5x। तो यहाँ पे जस्ट पुट करते हैं, p इक्वल टू हमारा 4x और h इक्वल टू है 5x। तो x कैंसिल हो गया, तो साइन ए का वैल्यू यहाँ से निकल गया 4/5। तो चलिए साइन ए निकल गया। अब बचा हमारा कॉस ए। तो कॉस ए का वैल्यू हम लोग क्या जानते थे कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है हमारा b/h। तो b का वैल्यू कितना है हमारे पास 3x। h का वैल्यू हमारे पास पता है 5x। तो x यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकला कॉस ए का वैल्यू 3/5। और tan ए तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ ही था, tan ए का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 4/3। उसके बाद फिर बचा क्या कोसेक ए। तो कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, हमेशा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और ये आपको याद नहीं तो आपको बस ये याद रखना है कि कोसेक ए हमेशा साइन ए के इन्वर्स होता है। तो ये p/h है तो h/p हो गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकले, यदि p/h का वैल्यू 4/5 है तो h/p क्या हो जाएगा 5/4। ज़्यादा टेंशन वाली तो इसमें बात ही नहीं, ये तो बहुत आसान है आपके लिए। कॉस का अपोजिट क्या होता है, ऐसे तो आपको कॉसेक के बाद बचा सेक है। तो सेक किसका अपोजिट होता है, इन्वर्स होता है कॉस का। तो इसका क्या वैल्यू हो गया h/b। तो b/h है 3/5, तो h/b क्या हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से कॉसेक का भी वैल्यू निकल गया। और बचा क्या लास्ट कॉट ए। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है tan का अपोजिट होता है। तो कॉट ए इक्वल टू एक्चुअल ऐसे होता क्या है b/p। तो ये किसका अपोजिट होता है tan का। तो ये जो 4/3 है वो मतलब आपका p/b ही दिया हुआ है। तो जब p/b का वैल्यू 4/3 है तो b/p कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से आप साइन का भी वैल्यू निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, tan तो आपको दिया हुआ ही था, कॉसेक का भी वैल्यू निकल गया, सेक का निकल गया, कॉट का। तो ये आपका सारा जितना जो क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल है, तो आपने सारा निकाल लिया साइन कॉस कॉसेक सेक कॉट। तो आप ये जो जितना भी स्टेप मैंने सिखाया ये स्टेप यूज़ करके आप इस तरह का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आपका जो स्टेप है वो 100% करेक्ट है और एक भी मार्क्स आपका कहीं भी कट नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना है कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बहुत ही करेक्ट स्टेप है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने अभी एक एग्जांपल, जैसा एनसीईआरटी का मैंने अभी एक एग्जांपल आप लोगों को बताया, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा एक एग्जांपल एनसीईआरटी का, उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर अ ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB equal to 29 units, BC equal to 21 units and angle ABC equal to theta, then determine the value of, एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो ये हमेशा आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बोल ही रहा है। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। उसका क्या बोल रहा है राइट एंगल एट C। तो जो मेरा राइट एंगल है वो बन रहा हमारा C पे, ठीक है। अब हमारा क्या बोल रहा है कि जो हमारा एंगल ABC वो थीटा है, ठीक है। तो हम इसको चाहे इधर से ABC कर सकते हैं या आप इधर से ACB, मतलब इधर आप A लिख सकते हैं या इधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो एंगल थीटा है वो किस पे बन रहा है एंगल B पे। तो ये वाला जो एंगल है वो आपका थीटा है, ठीक है, क्लियर। और जैसा क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है कि जो हमारा AB है वो 29 यूनिट्स है। तो AB हमारा ये है, तो ये है आपका 29 यूनिट्स, ठीक है। और दूसरा जो बोल रहा है वो क्या हमारा BC इक्वल टू 21 यूनिट्स। तो BC मेरा ये है, तो BC हो गया 21 यूनिट्स। चलिए ये आपका इतना सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ। तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा ये थीटा का जो सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर। इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इसको आप P बोल लीजिए P। और ये जो 90 डिग्री का हमेशा सामने वाला जो होता है साइड उसको बोलते हैं हम लोग क्या H, हाइपोटेन्यूस। और बचा क्या P हो गया H हो गया, तो ये हमारा बचा बेस। तो हम लोग क्या जानते थे, हमेशा बताया था मैंने आपको पहले भी कि हम लोग को इस सारे क्वेश्चन में एक कॉमन जो फॉर्मूला यूज़ करना वो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का ही हेल्प करके हम लोग क्योंकि हमारे पास बेस का वैल्यू पता है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू पता है, लेकिन
परपेंडिकुलर यानी AC का क्या कितना यूनिट्स का ये लेंथ है ये हमें नहीं पता, तो ये हम फाइंड करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो P परपेंडिकुलर मतलब P हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर मतलब P का वैल्यू में पता नहीं, P ऐसे ही रहने देता है। B हमारा कितना है 21 है, तो चलिए 21 का स्क्वायर कर देते हैं। और H कितना है हमारा 29, तो चलिए 29 का स्क्वायर करते हैं। तो P का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, P स्क्वायर 21 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 21 इंटू 21, अब साइड में ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 441। और 29 का हमारा कितना हो जाता है, 29 का हो जाएगा हमारा 841। 29 का हमारा हो जाता है 841। तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू निकलेगा कि P स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, ये 441 को उधर भेज देना है। तो 841 माइनस 441 कर देंगे तो यहाँ से P हो जाएगा। तो P का जो स्क्वायर होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 400। तो क्या करेंगे हम, जब P स्क्वायर का वैल्यू 400 है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √400। और यहाँ से हमारा P का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा 20 यूनिट्स। तो यहाँ से जो हमारा P परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या क्या डिटरमाइन करने के लिए हमें बोला गया कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए आराम से बहुत इजी वे में निकाल लेते हैं। तो चलिए हमारा क्या क्या पता चल गया कि जो एक ट्रायंगल था हमारा क्या था, AC यहाँ पे B था, ये हमारा एंगल थीटा था। तो जो ये BC का कितना ये था 21, AB हमारा कितना था 29। और जो अभी हमने AC यानी कि P का जो वैल्यू हमने निकाला वो P क्या है, हमारा AC है, इसको हम लोग AC के बराबर बोल सकते हैं। तो AC का जो वैल्यू आया वो हमारा 20 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, पहला है क्वेश्चन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो बहुत आसानी से आप ये आपको याद होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, कॉस थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था b/h का होल स्क्वायर, और साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था p/h का होल स्क्वायर। तो चलिए b हमारा बेस क्या है, तो ये बेस तो हमारा यही था, ये हमारा p था और ये हमारा हाइपोटेन्यूज था। तो कॉस थीटा b/h होता है, b का वैल्यू हमारा 21 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 29 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जब हमने निकाला वो है 20 और h जो है हमारा 29। ये दोनों का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर, तो इसको बोल सकते हैं 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर। तो देखिए अब दोनों का बेस कॉमन है, तो जब हम लोग LCM लेंगे तो 29 का स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो जो यहाँ से वैल्यू होगा वो 20 का स्क्वायर हो जाता है 441 और 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, और जो 29 का स्क्वायर होता है वो होता है 841। तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 841 और नीचे क्या 841। तो ये जब दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकला 1। तो जो हमारा फाइनल वैल्यू हो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो हमारा कितना आ गया 1। तो आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है, बहुत ही बेसिक स्टेप है। आप बस फॉर्मूला याद रखना है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। चलिए इसी तरह जो हमारा एक दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ ट्राई कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने प्लस में किया बस उसी तरह इसमें भी करना है। तो क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं कैसे कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा b/h का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इक्वल टू पढ़ा p/h का स्क्वायर। तो हमारा जो b का वैल्यू था, b हमारा किसके बराबर था 21/8
29 का स्क्वायर माइनस पी हो गया हमारा 20/29 का स्क्वायर। तो 20 का और एलसीएम भी वही हो गया 29 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 841। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया हमारा 41 डिवाइडेड बाई 841। तो देयरफॉर तो जो हमारा फाइनल वैल्यू है जो कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था, उसका जो वैल्यू आया वो क्या है 41 डिवाइडेड बाई 841। और इसी तरह आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल और कुछ और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एग्जांपल ही है। उसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल है हमारा ओ पी क्यू जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री किस पे बन रहा है, एट पॉइंट पी पे बन रहा है, और ओ पी का साइड दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और ये सब दिया हुआ है। तो चलिए पहले ट्रायंगल ही बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। तो चलिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पे बन रहा है हमारा पी पे, मतलब इस जगह पे हमारा एक ट्रायंगल है जहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। और हम बोल दिया गया है कि आपका जो ओ पी है और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर का। तो आप ओ पी क्यू मतलब आप इधर से भी ले सकते हैं, ओ पी क्यू हमने इधर से लिया, या फिर आप ओ पी क्यू उधर से भी ले सकते हैं, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ओ पी है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओ पी 7 सेंटीमीटर। और जो हमारा ये ट्रायंगल है, और इसमें एक चीज़ आपको बोला गया है क्या कि ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के बारे में बोला गया है कि दोनों का जो डिफरेंस यानी कि ओ क्यू मतलब दिस डिवाइड माइनस पी क्यू मतलब दिस ये वाला साइड माइनस ये वाला साइड, उसका वैल्यू 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, मतलब हमें साइन क्यू का वैल्यू निकलना और कॉस क्यू, यानी कि जो हमारा एंगल बन रहा है वो इस पे बन रहा है। मतलब हमें पूछा गया कि ये जो एंगल मतलब मान लेते थीटा है, तो इससे जो साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो डेफिनेट सी बात है, इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया हमारा बेस। तो चलिए दिया हुआ क्या कि ओ गिवन हमारा क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। गिवन लिखने से क्या होता है कि आपके पास एक डेटा साइड में रहता है, आपको बार बार क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है। और हमारा दूसरा दिया हुआ ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ जो हमने हमेशा लगाया है क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें भी लगाते हैं क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए हमने ये लगाया, तो हमने क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में कि जो एच स्क्वायर होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो एच जो हमारा वो क्या है ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी हमारा क्या है ओ पी का स्क्वायर प्लस बी क्या हमारा पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या दिया ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्या दिया ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, इस पी क्यू को उधर भेज देते हैं। तो अब इसका जो है इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है कि यूजिंग इक्वेशन 1, और इसको मान लेते हैं 2, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब हमारा जो इक्वेशन 1 है उसको हम इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे। कैसे, तो ओ क्यू का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम बस आराम से एक चीज़ देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ से क्या हो हमारा निकलेगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 पी क्यू, और यहाँ ओ पी का वैल्यू हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ से हो गया हमारा पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर
प्लस 2pq इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस pq का स्क्वायर। तो pq मतलब इधर से आप सब pq को एक तरफ कर लेता है, तो हम सब pq को एक तरफ करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा pq का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचा 2pq, और इधर pq प्लस में इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस pq का स्क्वायर, और इधर बच गया 49 और ये 1 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस pq स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या हो गया 2pq इक्वल टू 49 माइनस 1 48। तो यहाँ से क्या हो गया pq इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपका कितना हो गया 24। तो यहाँ से pq का जो वैल्यू आया वो हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। तो जब हमारा pq निकल गया तो हमने जो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या देखे थे कि OQ 1 प्लस PQ के बराबर है, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ, ये था। तो OQ का वैल्यू हमको निकालने के लिए अब आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि PQ का वैल्यू हमें अभी निकाल चुका, हम लोग ने निकाला है, वो है 24। तो यहाँ से हमारा जो OQ का वैल्यू है वो हो गया 25 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग का ट्रायंगल क्या था, जैसा हम लोग का एक ट्रायंगल था, क्या था एक ट्रायंगल था हम लोगों के पास OPQ, और ये जो हमारा एंगल था, तो हमारे पास OP का वैल्यू पहले पता था 7 सेंटीमीटर है। अब हमने फाइंड किया PQ का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 24 सेंटीमीटर, और जो बचा OQ का भी हमने पता कर लिया कि ये कितना सेंटीमीटर होता है, जो कि वैल्यू हमारा निकला 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो चलिए अब बहुत आसानी से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो साइन क्यू और साइन क्यू निकालना है, तो मतलब वही साइन थीटा ही निकालना है, क्योंकि ये हो गया। तो अब साइन क्यू निकालना है, तो इसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर हो गया ये, और ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया हमारा बेस। तो साइन क्यू इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था P बाई एच, हम लोग जानते हैं। और P का वैल्यू क्या है, P इक्वल टू हमारा है OP, और H हमारा क्या है OQ। तो OP का वैल्यू हमारे पास 7 और OQ का वैल्यू है हमारे पास 25। तो जो हमारा साइन क्यू का वैल्यू आया है वो हो गया 7/24। और दूसरा क्या हमसे पूछा गया था कि कॉस क्यू का क्या हो जाएगा, कॉस का मतलब हम लोग जानते थे कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच। तो बेस हमारा कितना है PQ है, PQ बाई OQ हो गया H। तो PQ का वैल्यू हमने अभी निकाला था 24 सेंटीमीटर और OQ का वैल्यू 25। तो चलिए यहाँ से हमारा साइन का भी वैल्यू निकल गया और कॉस का भी वैल्यू निकल गया। तो अब इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि NCERT का एक क्वेश्चन है, ये आप इसको देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं आपको क्या करना है। आपको करना क्या है कि इसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल है PQR जिसमें ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब इस पर आपको जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, tan P माइनस cot R। तो जो आपका tan P का जो वैल्यू है वो आप कैसे निकालेंगे और cot R का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो tan P मतलब जब आप tan P का पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो tan P का मतलब आप मान लीजिएगा उस समय आपका ये थीटा है, तो इसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका बेस। तो आप पहले tan P का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा cot R। जब आपका cot R होगा तो समझिएगा कि आपका ये उस समय एंगल थीटा बनेगा और उस क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ये साइड बन जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले tan P का अलग वैल्यू निकालिए, cot R का वैल्यू अलग से निकालिए और दोनों का वैल्यू निकाल के सिंपली माइनस कर दीजिए। मतलब मान लीजिए आपको tan P का वैल्यू आता है 7 और cot R का वैल्यू आता है 2, तो 7 माइनस 2 5। इसको आराम से आप सॉल्व कीजिए और आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आप वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना इशू को बता सकते हैं, फर्दर मैं आपको हेल्प कर दूँगा। और चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, NCERT का है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि उसमें बोला गया कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें क्या इवेलुएट करना मतलब फाइंड करना है। इवेलुएट कुछ इसमें बोला हुआ है क्वेश्चन 1 में कि इवेलुएट करना क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस
कॉस थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास 7/8। तो कॉट थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल होता है b/p इक्वल टू दिया हुआ हमारे पास 7/8। तो यहाँ से क्या हम बताया था कि b इक्वल टू हम मान सकते हैं 7x है और p हमारा 8x है। कभी हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते 7 होगा या फिर डायरेक्ट 8 होगा, हमेशा एक x यूनिट से इसको मल्टीप्लाई करता है, और जो कि x एक पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता। तो यहाँ से जब b और p हमारे पास पता है तो कुछ नहीं हमें करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने हमेशा यूज़ किया है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, h स्क्वायर इक्वल टू p हमारा है 8x का स्क्वायर और b हमारा है 7x का स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो h स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो गया 8x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 8x का स्क्वायर कितना हो गया 64x स्क्वायर और 7x का स्क्वायर हो गया 49x स्क्वायर। तो जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64 और 49 हो गया आपका, कितना हो जाएगा आपका, हाँ, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इक्वल टू 113x स्क्वायर। तो यहाँ से जो h का वैल्यू आ गया वो हमारा क्या हो गया √113x स्क्वायर। तो h इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √113 और x स्क्वायर रूट से 12 क्या हो गया तो x। तो यहाँ से जब हमारे पास h का वैल्यू पता चल गया और हमारे पास b और p का वैल्यू पता है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हम जानते हैं p/h, 1 माइनस p/h, यहाँ से क्या हो गया कॉस का 1 प्लस b/h और यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस b/h, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं b/h। तो आराम से इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो p का जो वैल्यू था वो हमारे पास था 8x। तो 8x डिवाइडेड बाई h आया हमारे पास √113x और यहाँ से क्या हो जाएगा 8x √113x और यहाँ से जो b का वैल्यू है वो b हमारे पास है 7x। तो 7x डिवाइडेड बाई √113x और यहाँ से हो गया 1 माइनस 7x डिवाइडेड बाई √113x। तो यहाँ से x कैंसिल, x कैंसिल, x यहाँ से सब x कैंसिल हो जा रहा है। तो इसको हम लोग आगे अब फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया 1 प्लस 8 बाई √113, 1 माइनस 8 बाई √101 माइनस 13। तो यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस 7 बाई √113, 1 माइनस 7 बाई √113। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा 1 का स्क्वायर हो गया और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 बाई √113 का स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो उसी की तरह सिंपल इसको भी करना है 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई √113 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाई 113 का रूट है, तो रूट से ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ से हो गया 113। तो अब हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ऊपर में। तो ऊपर का एलसीएम क्या हो जाएगा 113। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 और यहाँ पर भी एलसीएम क्या हो जाएगा 113। तो यहाँ से क्या बचेगा 113 माइनस 49। तो आप इसको आगे आप लीजिएगा तो यहाँ से 113 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से बच गया पर क्या 113 माइनस 64 और यहाँ से बच गया 113 माइनस 49। तो आप इसको फिर फर्दर स्टेप लेते हैं। तो यहाँ से 113 माइनस 64 आपका हो जाता है 49 और 113 माइनस 49 हो जाता है 64। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और एक क्वेश्चन, उसका जो क्वेश्चन पार्ट 2 है वो क्या है कॉट थीटा का स्क्वायर। तो इसको तो आप बहुत इजी से मतलब वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले ही दिया हुआ था हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो अब बोल रहा है क्या कि
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन ये आपको बोल रहा है। तो जब हमने पहले ही बताया था कि हम कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ जब 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा हमारे पास है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 49 डिवाइडेड बाई 64। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन दोनों सॉल्व। और इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप सारा क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा और जो ना बने वो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। हम आपकी क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो बोल क्या है, NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। उसमें बोल रहा है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4, तो बोल रहा है कि क्या करना है, चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब 3 cot A का वैल्यू 4 है तो चेक करना है कि जो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या इसके वैल्यू के बराबर आएगा कि नहीं। वही बोल रहा है कि चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू दिया हुआ 4। तो यहाँ से क्या हो गया, cot A इक्वल टू 4/3। cot A मतलब हो गया हमारा P/P, तो B/P हमारा पास 4/3। तो बहुत आराम से इसको ईजिली अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के फास्ट हो जाना चाहिए। क्या करना है, डायरेक्ट हमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ से हम जानते हैं कि B इक्वल टू हम लोग को मानना है 4x और P इक्वल टू 3x, और x जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम करके क्या निकालना है हमें, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे। तो क्या है हमारे पास 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया 25x स्क्वायर। तो h स्क्वायर जो आपका वैल्यू है वो आपका 25x होता है, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 25x स्क्वायर। तो यहाँ से h का वैल्यू हो गया आपका 5x। तो जैसे ही आपका ये वैल्यू निकल गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस LHS साइड देखना है। तो LHS साइड का क्या बोला गया कि हमें वैल्यू निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसका चलिए वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं LHS साइड वैल्यू क्या होता है। तो 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या हम जानते हैं, P/B का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस P/B का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस P का वैल्यू हम लोग अभी पहले ही जानते हैं 3 है, 3x, और B का वैल्यू हमारे पास कितना 4x का स्क्वायर। और यहाँ से जो ये हो जाएगा क्या 3x/4x का स्क्वायर। तो x कैंसिल, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से जो हमारा LCM है न्यूमरेटर का 16, तो 16 माइनस 9, और यहाँ जाएगा 16 प्लस 9/16। तो 16 कैंसिल, तो 16 में से 9 गया तो हो गया 7, और 16 प्लस 9 हो गया आपका 25। तो LHS को सॉल्व करते हैं तो आता ये है। अब चलिए हम लोग RHS साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS साइड हमारा क्या बोला गया, RHS है हमारा cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो चलिए cos स्क्वायर, इसको हम लोग जानते क्या बोल सकते हैं, cos A का स्क्वायर माइनस साइन A का स्क्वायर। तो cos इक्वल टू होता है B/H का स्क्वायर, और साइन होता है P/H का स्क्वायर। B का वैल्यू हमें पता है 4x, और H हमने अभी फाइंड किया था 5x, तो 5x का स्क्वायर। और यहाँ से हमारा हो जाएगा P का वैल्यू हमारे पास 3x, और H है 5x का स्क्वायर, x कैंसिल, x कैंसिल। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो हम लोग मतलब इसको आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, LCM ले लेते हैं। तो 25 का इसकी तरह हो गया 25, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 क्या हो गया तो 7/25। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब LHS को सॉल्व किया था, देख सकते हैं कि हमने जब LHS को सॉल्व किया था तो भी हमारा कितना आया था 25, और जब RHS को सॉल्व किया तो भी आया 25। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लियरली वी कैन सी LHS इक्वल टू RHS। और इसी के साथ आपका 8.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो RS अग्रवाल हो
NCERT RD शर्मा, आप सब तरह का सब सारे से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।